हिसाब करने बैठ जाएंगे और ये गलत है। मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया में ये सब बदल पाऊंगा या नहीं, लेकिन इस चाल में ऐसे रिवाज शुरू होने नहीं दूंगा। अरे दरोगा साहब, सारे फसाद की जड़ ये है भीमराव। मैं तो कहता हूं इसको गिरफ्तार करिए और ले चलिए अपने साथ। सही बात है, ले चलो भीमराव को। रुकिए। इससे पहले दरोगा साहब, हम सब ने कागज में सबके लिए हिसाब किया है, ये देखने के लिए कि किस पर कितनी उधारी है। और जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने भी लकीर खींच खींच कर सारे हिसाब लिखे, और जो हिसाब नहीं लिखे वो मैं जुबानी कह देती हूँ। फुलिया काकी पर 1.5 आना मेरा है और 4 कटोरी चीनी। और मेरा एक दारू का बाटला जो जोकू काका ने मुझे नशे में कहा था पिलाने के लिए, और कहा था कि पैसे बाद में दे दूंगा। और मेरा भी जनार्दन काका पर उधार है, उन्होंने 3 बार मुझे सब्जी लाने कहा था। अरे इसका हिसाब? मैं भी तो 2 बार दूध लाया था तुम्हारे लिए। मनोहर काका के लिए मेरी आई ने सब्जी बनाकर सैकड़ों बार दिया होगा। आप सब रमा से एक एक कागज और कलम ले लीजिए। रमा, अब इस साल में रहने वाले किसी पर आपकी उधारी है, ये आप याद कीजिए और दिए हुए कागज पर उसे लिख लीजिए, सिर्फ हमें याद रहने के लिए। देखिए, इस तरह से लिखना है। ये आधी लकीर मतलब आधा आना, और ये पूरी लकीर मतलब 1 आना। इस तरह से लिखिए। नजरिया का महत्व इतना हो गया कि इस बारे में मेरी सोच ही बदल गई। वैसे अपने पैसे मांगना कहीं से भी गलत नहीं है। जब से भीम ने समझाया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब मैं जब भी किसी से पैसे मांगूंगा बहुत सोच समझ कर मांगूंगा। भैया, इसीलिए तो वो भीमराव है और सबसे खास है। सही कहा तुमने। खास वही जो अलग सोचता है, अलग दिखता है, कुछ अलग करता है। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि भीम एक नायक होगा, महानायक होगा। यहाँ बैठो और लिखो। मालिक है हम, जैसा मन करेगा वैसा हम करेंगे। इस कुर्सी को उठाओ और बाहर ले चलो। अब वो मिट्टी का तेल उठा और जला उसे। इस जलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी।
लो, इसे पहनो और जमीन पर बैठो। मतलब जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहोगे। करुणा, तुम्हारा हाथ तो चलता ही नहीं है। जरा अपनी देवरानी की तरह तेज हाथ चलाना सीखो। वो दोनों कितना मन से काम करती है और तुम्हारा मन लगता ही नहीं काम में। अब आपको वही दोनों अच्छे दिखते हैं तो क्या करें? करो ऐसे ही काम, बाद में जोड़कर इसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस मौका मिल जाए फिर बताती हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते मालिक, अंदर आइए। और सब क्या चल रहा है? साहब, आप धूप से आए हैं, थोड़ा पानी वानी पीजिए ना, फिर पूछ लीजिएगा। देखा, मालिक को देख के करुणा दीदी का नाटक शुरू हो गया। चाय वाय मंगवाता हूँ, आप अंदर चलिए। इसे रख दो, इसमें पैसे हैं, जाते समय ले लूंगा। मैं अंदर बैठता हूँ। ठीक है। अच्छा है कि तू इस बिरादरी की है, नहीं तो भाग के पानी लाती। ये मैनेजर का तो कुछ करना होगा। चलिए शिशुपाल जी, एक नए रास्ते पर। और एक नए स्वरूप के साथ। संविधान का है तो ही शिल्प नहीं सिखा सकता। संविधान का है तो ही शिल्प नहीं सिखा सकता। अब शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, लेकिन ये अटैची खुली कैसे है? इसमें पैसे कम हैं, किसी ने पैसे चुराए हैं।
करुणा, तुमने सांप का नाटक किया था ना? बता, पैसे कहाँ रखे चुरा के? मैंने चोरी नहीं की। लेकिन तुम सब में से किसी ने तो पैसे चुराए होंगे। सबको थाने पहुंचा दूंगा। ठीक है साहब, कीजिए तलाशी, लेकिन साहब इस मैनेजर की भी तलाशी लीजिए। चोर है ये मैनेजर। तमीज से बात कर। साहब ये हर चीज में घपला करते हैं। अब मैनेजर है तो हमारी औकात है नहीं ना इनके सामने कुछ कहने की, इसलिए हम कह नहीं पाते। मगर साहब ये करते हैं घपला हर चीज में, यहाँ तक कि माल वाल भी कम भेजकर ज्यादा लिख देते हैं। झूठ, मालिक है, झूठ बोल रही है। करुणा, ज्यादा झूठ नहीं है। मालिक, सभी से पूछ लीजिए। लक्ष्मी, रमा, तुम बोलो, मैंने कुछ किया है क्या? साहब ये दोनों क्या कहेंगे? ये दोनों तो मेरी देवरानी है साहब। मैनेजर अपना काम लक्ष्मी से करवाते हैं, अक्सर खुद बाहर चले जाते हैं और अपना सब काम लक्ष्मी को देकर चले जाते हैं। मगर साहब मैं कह रही हूँ, चोर है ये मैनेजर। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। अब और बकवास क्या करोगे? निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो चोर कहीं के। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। निकलो, दोबारा मत देखना, निकल जाओ। आज बहुत खुश हूं मैं कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह हक की लड़ाई लड़ रही है। अरे दरोगा जी ने जैसे ही भीम और उसकी बीवी का नाम सुना, कहने लगा कि नहीं, हमें नहीं उलझना। सुना आपने, जो न्याय की बात करते उनसे लोग ऐसे ही डरते भी है। भीमराव, तुम उस दिन यहाँ आए थे न्याय की बात करने, न्याय के खिलाफ लड़ने, और तुमने न्याय दिलाया भी था। आज वही न्याय मुझे भी दिलवा दो। ये भीमराव कहाँ से आ गया? अब पता नहीं क्या करेगा। मुझे न्याय दिलवा दो भीमराव, तुम न्याय की बात करते हो ना। मुझे न्याय दिला दो भीमराव। तुम भीमराव, तुम्हारे बारे में सुना है, इसकी जेब से ये पैसे निकले हैं। साफ साफ घोषित चोर। अब क्या न्याय? मैंने कुछ नहीं किया भीमराव, मुझे लगता है ये सब तुम्हारी भाभी करुणा का किया जा रहा है। कहाँ काम ढूंढूंगी मैं? करूंगी मैं काम। दीदी ये काम नहीं करवाएंगे, ये बस हमें परेशान करेंगी। छोड़ो ना रमा, तुम घर जाओ, मैं काम कर कर आती हूँ। रमा, तुम्हें मेरी कसम। करुणा भाभी, आप ये सही नहीं कर रही हैं, गलत कर रही हैं आप। अरे भीम, तुम तो इस कारखाने में काम भी नहीं करते हो, और फिर तुम्हारी बीवी तो काम छोड़कर जा रही है, तो इसे ले जाओ ना। लेकिन भाभी ये कोई चलो निकलो, अभी निकलो यहाँ से। चलो रमा। मेरी आई की तबीयत खराब है, काम छोड़कर जाऊंगी तो पता नहीं फिर कब काम मिलेगा। मुझे काम तो करना होगा।
भाऊ, बड़े लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो जब वो खेल कर चले जाते हैं तो मैं उनका सामान रखता हूँ, मैदान तैयार करता हूँ, इसी के पैसे मिलते हैं। चलो, अच्छी बात है। हाँ, तो वह तो करोगे नौकर वाला काम, और वह करो भी, ज्यादा की जरूरत भी कहाँ है। जरूरत है भाऊ, और ज्यादा करूंगा। आई आई फुलिया काकी, सब सुनो। आई अरे का भावा, क्या हुआ करुणा? बताती हूँ। आज मालिक आए थे और उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब करुणा, अब तू रमा और लक्ष्मी से भी बड़ी हो गई ना? हाँ आई, बहुत बड़ी हो गई हूँ, और इतनी बड़ी हो गई हूँ कि इस रमा से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इसने आज ही नौकरी छोड़ दी। क्योंकि भीमराव ने चुनौती दी है मुझे कि ये दूसरा अखबार का दफ्तर खोल कर दिखाएगा मुझे, इसीलिए अखबार का वो दफ्तर खरीद लिया मैंने, क्योंकि मैं इसे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इस जन्म में तो नहीं। वैसे भीमराव, अब खुशखबरी सुन ली है तो मिठाई तो खानी पड़ेगी। अरे जरा ये लो, इतनी अच्छी खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना भीमराव। लो खाओ लड्डू। लो भीमराव, खुशखबरी की मिठाई है, खाओ खाओ, शर्माओ मत। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखकर, अच्छा लगा मुझे। लो लो। जाको मालिक, इधर आ। ये मिठाई सबको खिला दे। ले, ये मिठाई इन सब लोगों में बांट दे, और इस भीमराव को भी जरूर खिलाना। जा चलो रे। करुणा, दे मिठाई, ये तो दुगनी खुशी की बात है। भीम रमा की नौकरी चली गई और तू मैनेजर बन गई है। दे, अब ये दुगनी खुशी की मिठाई। और आज हम
दिन के 600 अखबार बेचते हैं और ये सबने देखा है। अब ऐसे आदमी से अचानक से अखबार का दफ्तर सब कुछ छीन लिया। उनके स्वाभिमान के लिए मैंने यह फैसला किया है बाबा। जब मुझे जरूरत थी तब मुझे नौकरी देकर उन्होंने मेरा साथ दिया। आज मुझे वक्त मिला है तो उनके साथ खड़े रहकर मैं उनका साथ देना चाहता हूं। मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि नौकरी से पैसे कमाने की जरूरत ज्यादा है। देखो बेटा, अखबार खोलने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। पता नहीं वो अखबार चलेगा या नहीं, और कब तुम उस अखबार से पैसे कमा पाओगे। और सोचने वाली बात यह है कि कई बार एक सही रास्ता अगर गलत परिस्थितियों में अपनाया जाए तो फैसला गलत हो जाता। बाकी तुम समझदार हो, अपना निर्णय खुद ले सकते हो। क्या कहा था मैं तुमको? निकाल बाहर करो इन दोनों को। मैं इन दोनों को बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं तुम्हें निकालता हूँ और तुम दोनों भी बाहर निकलो। अब जल्द ही मैं खुद अखबार का एक नया ऑफिस खोलकर दिखाऊंगा, शिशुपाल जी और सर की मदद से। कई बार एक सही रास्ता अगर गलत परिस्थितियों में अपनाया जाए तो फैसला गलत हो जाता है। क्या करूं मैं? सच में उलझ गया हूं। बेटा है ना तू मेरा, तो ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज बहुत बुरा लग रहा होगा तुझे। नौकरी से निकाल दिया गया है तो बहुत दुख हो रहा होगा, नहीं? ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि तुझे कुछ दूं, कुछ ऐसा कि तेरे मन को थोड़ी शांति मिले। ये ले, ये कटोरा लाया हूं तेरे लिए। क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों देख रहा है? बड़े काम की चीज है ये कटोरा। देख, नौकरी से तो निकाल दिया गया है तुझे, अब कोई ना कोई काम तो करेगा ना। अरे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? तो उन सब में बड़ा काम आएगा ये कटोरा, भीख मांगने के। ले, चलिए अंदर। रुको। दिख नहीं रहा है तुझे? हा? एक बाप अपने बेटे को उसके आने वाले कल के लिए संवार रहा है और तू अंदर जाने की बात कर रही है। चुपचाप यहीं खड़ी रह। ले बेटा ले, शर्मा मत। ले,
कितना अच्छा लग रहा है ना इस कटोरे के साथ। अच्छा लग रहा है। बाबा, जब से आपके हिसाब से अलग चलने लगा हूं, तब से पहली बार आपने कुछ दिया है। तो रख लूंगा। पता नहीं इस आवाज से ऐसा क्या संबंध था कि मैं हंसने लगता था, और आज यही आवाज रुला रही है बाबा। कैसे समय बदल जाता है और कैसे इंसान के बदले हुए समय को देखने का तरीका। समझ सकती हूँ, और अब आप बस इतना समझिए कि रात में परेशानी घुली हो तो सुबह का सवेरा कुछ समाधान लेकर आता ही आता है। संभालिए खुद को। मुझे बताया करुणा ने वहां क्या हुआ था। आई, मेरा मकसद बुआ को धक्का देना नहीं था। मैं और लक्ष्मी उलझे थे और बीच में बुआ आ गई लक्ष्मी का पक्ष लेके। उसी में धक्का मुक्की हुई और बुआ गिर गई, और जब बुआ चिल्लाई तो रमा आ गई वहां और उसने मुझे और लक्ष्मी को साथ खड़ा देख लिया। अब देखना आई, देखना वो बाद में बवाल करेगी। ऐसे कैसे बवाल करेगी? हम सब मर गए हैं क्या? परेशान मत हो। और वैसे भी दीदी अब गिरती है, उन्हें चोट लगती है, परेशानी होती है, उससे अब मुझे बुरा नहीं लगता है। और तुम्हें भी बुरा ना लगे तो ही अच्छा है, क्योंकि तेरी परेशानियों से उन्हें कौन सा बुरा लगता है। चल करुणा, अब दीदी 8 से 10 दिन यहाँ से आएगी नहीं, और हमारे मन में उनके लिए जानती हैं फुलिया ताई, जीवन में बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, मगर अनुभव से बहुत कुछ सीखे हैं। दुनिया में 3 तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। एक ये कि सामने वाला निभाए तो आप भी निभाओ, और दूसरा ये कि सामने वाला न निभाए और जरूरत हो तो निभाते जाओ, और तीसरा ये सामने वाला निभाए और जरूरत ना भी हो तब भी निभाओ। और फुलिया ताई, तीसरे तरह की मैं हूं। और तीसरे तरह को ही कम बुद्धि का कहा जाता है। बिल्कुल सही। करुणा को दे, तेरे बाद आई ना इस घर में बहू बनकर, लेकिन उसने घर भी संभाला, अपने पति को भी संभाला। जिसकी जितनी हैसियत थी उसे उसकी हैसियत में रखा, और ऐसे ही रिश्ते चलते हैं।
और तू बहुत महान समझती है ना अपने आप को रिश्ते निभाने में, तो अपने पति से क्यों नहीं रिश्ता निभा पाई? तेरी बहन आई थी, उसे मिली दोबारा या वो मिली तुझे? ये अभी पूरन पूरन कर रही है तू, लेकिन कल को इस पूरन से भी रिश्ता तोड़ देगी तू। जीजा भाई, आगे एक शब्द नहीं बोलोगी। अबे कौनो बाहर आके बताओ कि अंदर का भवा। फुलिया ताई, इतनी उत्सुकता दूसरों के मामले में न रखिए तो ही अच्छा है। वाह शोभा वाह, ये सही है। अब तय यहाँ खड़ी है तो वो सही है? वो दूसरे के मामले में टांग अड़ाना नहीं है, और हम लोग खड़े हैं तो गलत है। मतलब भीम के साथ हो ना तो ओकरी तरह ही बात को घुमा घुमा के और सही करे में लगी हो। वाह, दोनों में फर्क है। नियत अगर बदल जाए तो अच्छा काम, अच्छा व्यवहार जो दिख रहा है वो भी छलावा है। हम सब अच्छी नियत से और आप सब मजे लेने के लिए। और करुणा दीदी, आपके तरक्की से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ही अपनी नौकरी छोड़कर आपको नौकरी दी थी। भैया, करुणा दीदी और लक्ष्मी दीदी को ये काम करने दीजिए, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी काम। नहीं रमा, तुम कर लो। नहीं दीदी, ये काम आप दोनों ही कीजिए। और वैसे भी मुझे अपने पति के लिए बीच बीच में जाना पड़ता है, तो ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये काम स्थायी है, तो ये आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर आज आप सबसे गलत मैं ही होगी। तो क्या मैं तेरे नाम का गाना गाऊं कि रमाबाई ने मुझे नौकरी दिलवाकर एहसान किया है? एहसान माना जाता है, दिल से मानती हूँ, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताऊंगी। तो मैंने कब कहा आप चिल्ला कर बताइए। दीदी, बहुत उपजाऊ बीज अगर रखी रह जाए तो वो सड़ जाती है, कृतज्ञता भी सड़ जाती होगी ना। और ये जो चेहरा है ना, इसके भाव से सब समझ आ जाता है कि कौन किसके लिए क्या सोचता है। चेहरा पढ़कर दिल की बातों को टटोल लेना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। और आपका दिल जानता है कि आप कितनी कृतज्ञ हैं। सच कहूं दीदी, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि वो अगर किसी के लिए कुछ करे तो दूसरा भी याद रखे। आप याद मत रखिए, लेकिन कम से कम मुस्कुरा कर तो रहा कीजिए, ताकि जीवन में आप भी खुश रह सके और हम भी खुश रह सके। ये क्या कर रही हो रमा? कल रात मेरे पति उलझ गए थे, तो उन्हें सुलझा रहे हैं। अच्छा, मतलब रात में उस समय तुम सोई ही नहीं थी। वही तो प्रेम है ना, एक को परेशान देखकर दूसरे को नींद ना आए। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे
बाबा, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। देखिए, जो हुआ वो अपनी जगह और चाय अपनी जगह है। पी लीजिए चाय। लीजिए, चाय पी लीजिए। लो रमा, अपनी चाय लो। आज कारखाने में मेरा पहला दिन है मैनेजर बनकर, इसलिए प्यार से पिला रही हूँ। लो, पियो। लो, लो लक्ष्मी। दीदी, वो मैनेजर से बात यहाँ कर सकती हूँ या कारखाने में ही करनी होगी? हाँ, मैंने कल नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन मुझे नौकरी की ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि मैं कहीं और काम ढूंढने में समय बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। रमा, कोई ज़रूरत नहीं है काम ढूंढने की। मैनेजर साहिबा, मुझे एक काम चाहिए था। अरे रमा, कल तो तू बड़ी ऐठन में भाग कर गई थी यहाँ से, आज फिर आ गई? क्या हुआ? होश ठिकाने पर आ गया या हैसियत समझ आ गई? होश ठिकाने आ गए। वाह, बहुत कम लोग होते हैं जिनका सही समय पर होश ठिकाने पर आ जाता है। तो इसके लिए तो ताली बजाई जानी चाहिए। बजाओ ताली। अब चाहिए अपना काम करने, और मैंने जो अंदर सुलझाया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना मुझे। और मेरा जो अपमान होगा मैं वो बर्दाश्त कर लूंगी। मैं ये सोचकर अपमान बर्दाश्त कर लूंगी कि ये वो कीमत है जो पति के उलझनों को सुलझाने की कीमत है। मैं ये सोचकर बर्दाश्त कर लूंगी कि मेरा अपमान तो व्यक्तिगत अपमान है, लेकिन मेरे पति पूरी बिरादरी के अपमान की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं ये सोचकर अपमान बर्दाश्त कर लूंगी कि मैं अपने पति से, अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी खुशी के लिए ये करना जरूरी है, और मैं करूंगी। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, ऐसे कमजोर ना पड़ो, और ऐसे आंसू बहाना ठीक नहीं है। अब नहीं तो कब आंसू बहाऊं सर? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अपना कर्तव्य निभा सकता है।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरी पत्नी रमा वहां कारखाने में करुणा भाभी के ताने सुन रही होगी, सबके सामने जलील हो रही होगी। इसे कर्तव्य निभाना नहीं, एहसान करना कहते हैं सर। रमा खुद नहीं कहेगी कि भीमराव अंबेडकर मैं तुम पर एहसान कर रही हूं। इतना सब कुछ होने के बाद भी नौकरी कर रही हूं ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको, वो कभी नहीं कहेगी। मगर मैं तो उसका एहसान मानूंगा ना सर। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। गिन कर 50 बार माफी मांग। ये सही ही हुआ। भीमराव की बीवी होने की बहुत अकड़ थी। आज समझ आ गया होगा कि कैसे कभी ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है। करुणा दीदी, हमारा रिश्ता इंसानी है, आप क्यों उसे जानवरों की तरह बना रही हैं? ज्ञान देने के बजाय ना जाकर चाय लेकर आ मेरे लिए, और जल्दी लेकर आना। चल जा। दीदी ये गलत है। दीदी आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। साक्षात्कार से ही तो समझ आएगा सर कि हम योग्य हैं या नहीं, और ऐसी धारणाएं बनाकर क्या मिलेगा आपको? इम्प्रेसिव हो, पाठों से ऐसे डालना जानते हो, लेकिन अखबार चलाने का लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं सर, लेकिन मेरे पास अखबार चलाने का अनुभव रखने वाले सर हैं। मैंने खुद अखबार के ऑफिस में काम किया है, और ये शिशुपाल जी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हो जाएगा सर। मुश्किल है। मैं लाइसेंस देने के लिए फाइल आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। एक बार विश्वास करके देखिए सर, प्लीज सर।
करती है, एक काम ढंग से नहीं कर पाती है। फिर से कर और अच्छे से कर। सर बुलाइए ना पुलिस को। देखिए अगर आप नहीं बुलाएंगे तो अभी मैं पुलिस चौकी जाकर उन्हें लेकर आऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं यहां से। ले जाओ इस भीमराव को। सर, ये भीमराव अंबेडकर है और आज तक हमारी बिरादरी के लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसे हटा नहीं पाए, सारी सामाजिक ताकत नहीं हटा पाई। और ये मेरे यहाँ काम करता था, मालिक होने की पूरी ताकत इसे हटा नहीं पाई, तो आप क्या हटा देंगे? जो मांग रहा है ना वो दे दीजिए, वरना ये यहीं रह जाएगा तब तक जब तक समस्या का हल न हो। और सर, आप औकात पर सवाल उठा रहे थे ना, कुछ ऐसे ही सवाल मैं बचपन में मेरी आई से किया करता था। तो एक बार मेरी आई ने जवाब दिया था कि अगर सत्य का हाथ पकड़कर चलोगे तो हमेशा सबसे ज्यादा औकात वाले तुम ही होगे। सर, सुना है इसका नाम, ये बहुत धरना वरना देता है। सर, मामला खत्म करिए, जाने दीजिए इसे। मैं लेके देता हूँ। सर, इसमें जितने पैसे लिखे हैं उतने पैसे नहीं है अभी हमारे पास। और इसमें यह भी लिखा है कि मुझे लिखकर देना होगा अखबार छापने का मकसद क्या है, वो भी मैंने कुछ लाया नहीं है। मैं कल सब लेकर आऊंगा। और हाँ, इसमें तो ये भी नहीं लिखा है सर कि एक ऑफिसर किसी के मुंह पर कागज फेंक कर मार सकता है। इसमें तो ये भी नहीं लिखा है कि अगर आपकी औकात नहीं है तो आपको अखबार छापने का लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। ये शायद लिखना आप भूल गए हैं, लिख कर दे दीजिए। जाओ यहाँ से, सब मत करो। दिमाग खराब कर दिया है। मेरी पत्नी वहां अपमान के घूंट पीकर मेरे लिए कमा रही है। निम्न जात के होने के भार से हम लोग मुश्किल रास्तों पर रोज चलते हैं। जूझता हुआ वर्तमान और डरे हुए भविष्य के साथ हम जीवन गुजारते हैं। और दिमाग आपका खराब हो रहा है। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं आप, जरा अपने दिमाग को मजबूत कीजिए। रमा, तुम तो बहादुर हो। अगर तुम ऐसे रहोगी तो मेरा क्या होगा? दीदी, आज मैं पहली बार ऐसे रो रही, जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि आई और दीदी वही बातें करेंगी जिससे मुझे दुख हो सके। मैं जानती हूँ कि
मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे आंसुओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मुझे दुख नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी रो रही हूँ। इतनी सी थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं बची है, लेकिन मैं फिर भी रो रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं बस रो रही हूँ। और ये रोना मुझे अच्छा लग रहा है। शांत हो जाओ। रमा, तुम्हारे ये आंखें सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं संभालती है, बल्कि मेरी हिम्मत और भीम भाव का हौसला भी संभालती है। तुम्हारे आंसुओं के जिम्मे कई सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कह रही हूँ। आपको कोई दिक्कत है क्या बाला भैया? कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। ये क्या तरीका है? पहले अभी अभी जो तुमने कहा है वो फिर से बोलो, फिर मैं बताता हूँ। बोलो दोबारा। मैंने इतना ही कहा कि लोगों की बातें, शिकायतें, आरोप, ये सब व्यक्ति को चाहे जितना तोड़े, मगर प्रेम का एक स्पर्श सब कुछ बदल देता है। जैसे दीपक ने एक गिलास पानी लाया, मेरे दिन भर की थकान मिटा दी, और मैंने इसे कहा, धन्यवाद दीपक। यही दीपक, धन्यवाद दीपक कहकर किस पर कटाक्ष कर रहे थे? चार किताबें क्या पढ़ ली? तुम्हें लगता है तुम्हारी साजिश समझ नहीं आती मुझे? साजिश? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं जिसकी तरफ किसी और का ध्यान नहीं जाता। पढ़े लिखे हो ना, तो बातों को घुमाकर जब मौका मिले तब अपने सारे विरोधियों को सुनाते रहते हो। हाँ तो भीम, तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? तो आपके कहने का मतलब ये है कि आगे से कभी भी जब मैं बोलूं, कुछ कहूं, अपनी बात रखूं, तब मुझे इस बात का ध्यान देना होगा कि मेरे आसपास करुणा भाभी या ये है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही समझे, यही मतलब था मेरा। तो बाला भैया, आप भी अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि वाणी, विचार और किसी के होने का भार महसूस किए सत्यपूर्वक बातें करना, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और भीमराव अंबेडकर अपनी ताकत से समझौता नहीं कर सकता। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब भीमराव, साहिब मेरे, साहिब भीम, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात का ध्यान नहीं रखा तो अच्छा नहीं होगा।
को जवाब दिए बिना जाओगे? अभी बताता हूं तुम्हें। आज सब हंस रहे थे कि बूढ़ा तोता सीख नहीं सकता, मगर इस झोपड़ी में मैंने ये समझा कि एक आदमी और तोते में यही तो फर्क है कि तोता सीख नहीं सकता मगर आदमी जब चाहे, जहां चाहे, जिस समय से चाहे सीख सकता है। और आप ना एक दिन शिक्षित होकर उन सब लोगों को जवाब दीजिएगा जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं। दूंगा जवाब, सबको जवाब दूंगा। भीमराव कहता है खामोश रहने से व्यक्ति में ताकत आती है और ताकत से संघर्ष करना आसान है। तो अभी खामोश रहते हैं, जवाब जब तैयार हो जाएगा तो सबको जवाब दूंगा। देखो भीमराव, मैंने आज तक कभी भी तुमसे किसी समझौते के लिए नहीं कहा। आज पहली बार समझौते के लिए बोल रहा हूं। मेरी बात मान लो, मेरे बेटे शिशुपाल को अखबार का मालिक बना दो। देखो, तुम्हें मालिक तो बनना है नहीं। इतने सालों से नौकर की नौकरी करते करते अब तक तो तुम्हें इसकी आदत पड़ गई होगी। वैसे मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मान लोगे। लो, मैं पैसे लेके आया हूं। ये पैसे लो और अखबार का मालिक शिशुपाल को बना दो। कई बार किसी को सहूलियत